नमस्कार मित्रों, गोल्डन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एच डी यादव मैथ बुक से प्रतिशत लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको इस किताब में प्रतिशत से संबंधित 9-10 प्रकार के प्रश्न को बताया गया है। तो पहला जैसे है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, फिर इसी तरीके से प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, फिर आगे है प्रतिशत वृद्धि तथा कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, तथा इसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद है चुनाव पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न। तो इतने टॉपिक को हम लोग लगभग जितने टॉपिक है उतने वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे इसको, और प्रतिशत को हम लोग रेशियो मेथड में सीखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम प्रश्न को हल कर सकें, है ना। क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो समय कम होता है और आसान तरीके से हमें करना होगा, नहीं तो क्या हुआ कि हमें एक सवाल मिला और हम फंस गए। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत, जैसे कि प्रतिशत में हमारे जीवन में प्रतिशत का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। हर एक व्यक्ति जो है कि प्रतिशत की बातें करता है, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे एक आम छोटा नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, प्रतिशत की हमेशा डेली बात करता है। जैसे कहते हैं यार इतना प्रतिशत हमें घाटा हो गया, इतना प्रतिशत हमें फायदा हो गया, इतना यह हुआ, बहुत सारे प्रतिशत की बात करते हैं हम लोग। चाहे वह शिक्षित बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, फिर भी प्रतिशत की बात करता है। ठीक है, तो प्रतिशत हमारे जीवन में जो है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और प्रतिशत आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतिशत एक आपका बेस है। जैसे कह लें तो प्रतिशत के अंतर्गत आपके आते हैं लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, है ना। और बहुत से चैप्टर ऐसे आते हैं जो कि प्रतिशत के मेथड को आप नहीं जानेंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे, है ना। तो चलिए हम प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत की शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रतिशत का देखिए सिंबल होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रतिशत का सिंबल यह होता है। ठीक है, और प्रतिशत बराबर होता है 1/100, 1/100। अब देखिए यहाँ से जो है कि 100 को बटे में है, इधर लेकर आएंगे तो यहाँ गुणे हो जाएगा, 100% बराबर 1। अब देखिए प्रतिशत को हम रेशियो मेथड में कैसे लाते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%, है ना। अभी यहां से देखिए 1 बराबर 100%, या 100% बराबर 1, तो 1/2 बराबर 50%। हमेशा देखिए हम 1/2 में 100 का गुणा करेंगे तो भाग देंगे, यानी काटेंगे तो कट जाएगा, 50 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/3 बराबर 33, सही 1/3%, 1/3 गुणे 100, मतलब अगर हम 3 का भाग 100 में दें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3 त्रिके 9, 1 बचा, फिर 0, 3 त्रिके 9, 1 बचा, है ना। तो देखिए जो भागफल होता है वह सही में लिखा जाता है, और जो शेषफल होता है ऊपर लिखा जाता है, और जो भाग जिससे भाग दिया जाता है नीचे लिखा जाता है। तो 33 से 1/3 आ गया। इसी तरीके से 1/4 का 25% होता है, 1/4 को हम 25% कहते हैं, यानी 1 का चौथाई भाग, है ना। फिर 1/5 को 20%, आप देखिए 100/5 के लिए तो 20 आएगा। इसी तरीके से 1/6 तो कितना हो जाएगा, 16, सही 2/3%। फिर 1/7 को हम क्या लिखेंगे, 14, सही 14, सही। अब देखिए अगर मान लीजिए भूल जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये आप जितना ही सवाल लगाएंगे प्रयोग करेंगे वो आपको ऑटोमेटिक रेशियो पता हो जाता है। अब देखिए इसका कैसे रेशियो निकलेगा, 1/7 गुणे 100, है ना, 1/7 गुणे 100, यानी हम क्या करेंगे 100 में 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7 बचा 3, है ना। फिर उसके बाद 0 उतारेंगे, 7 चौक 28 बचा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14, सही 2/7%। फिर इस तरीके से 1/8, 1/8 का, यानी 100 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, सही 1/2%, है ना, यानी 12.5%।
1/9 का, देखिए 1/9, 1/9 में यानी 100 में 9 का भाग देंगे हम तो हमारे पास 11 सही 1/9% आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1/10 की बात करें तो 100 में 10 का भाग देंगे तो 10% हो जाएगा। ठीक है, 1/11, 100 में हम 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11%। ठीक, 1/12 क्या हो जाएगा? अब देखिए, भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 12 का भाग क्या करेंगे 100 में दे देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96, है ना। कितना बचा? 4 बचा। तो हम क्या लिखेंगे 8 सही 4/12, इसका मतलब हुआ 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 8 सही 1/3%। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि हमारा हो गया। इसके आगे भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। हम याद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप सवाल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यदि यादव मैथ बुक से जो कि पहला टॉपिक प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को देखें, इसमें क्या है। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, है ना। अब हम लोग सवाल की बात करें तो देखिए पहला सवाल है उदाहरण में, अभी हमें अभ्यास में नहीं है, उदाहरण में है। ठीक है, लिखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो जनरली जो है कि हम लोग यह सोचते हैं कि भाई सीता की आय गीता की आय से 10% कम है ना। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई 10% कम है तो 10% अधिक भी होगा, यही सोचते हैं। ठीक है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि सीता की आय गीता से 10% कम है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि जब 10% कम है गीता से सीता की आय तो मतलब गीता की आय 10% अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे, रेशियो मेथड से, सीता और गीता, सीता और गीता। अब देखिए प्रतिशत क्या है 10% को रेशियो मेथड में अभी हमने बताया 10% क्या होता है 10% हम क्या लिखेंगे 1/10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10% है, इसका मतलब है 10/प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 1/100, तो 10 से कम 10 10 में 100 यानी 1/10, यानी 10% को हम 1/10 लिखेंगे। अब यह 10 जो है यह बेस है, यह 10 क्या है देखिए सीता की आय गीता की आय से जिससे कहा जाए वही आपका क्या होता है बेस। तो गीता की आय कितना है 10, गीता की आय 10 है ना, तो सीता की आय कम है कितना 10%, तो 10 जब इसका है तो 1 कम कर दीजिए, जो ऊपर है उसको 1 घटा दीजिए, मतलब 9। सीता की अब देखिए गीता की आय 10 है तो सीता की आय 9 होगी, है ना। तो यहां से देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो देखिए गीता की आय सीता की आय से तो कितना अधिक है भाई 1 अधिक है, किससे सीता से, जिससे तुलना की जाती है सीता से तो उसको बटे में लिख दिया जाता है ना। अब 1/9 का हमें याद है तो ठीक है, 1/9 का क्या है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% है ना। या तो फिर नहीं याद है तो 1/9 में हम 100 का गुणा कर देते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा आंसर 11 सही 1/9% है ना, 11 सही 1/9%।
यानी हमारा आंसर हो गया कि सीता की मतलब गीता की आय सीता की आय से 11/1/9% अधिक है ना। थोड़ा सा एक बार ध्यान सुनिए। प्रश्न है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है 10% को रेशियो में बदला, है ना। अब देखिए जो बेस है वह जो बटे में है वह क्या है, गीता की आय से, गीता की आय से जिससे मतलब से लगा है तो वह नीचे है ना। तो 10 गीता की आय हो गया और सीता की आय कम है तो एक घटा दिए 9 हो गया। अगर अधिक होता तो यही एक जोड़ देते 10 में, है ना। अब यहाँ से हमें यहाँ से इनकी आय मिल गया। अब पूछा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो देख रहे हैं गीता की आय कितना अधिक है भाई, 1। किससे, सीता से, तो 9 बटे में कर दिए, फिर गुणे 100, मतलब हमारे पास इसको हल करेंगे तो 11/1/9% आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि गीता की आय सीता की आय से 11/1/9% अधिक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब लगेगा कि थोड़ा सा पहली बार जो देखेंगे या समझेंगे तो लगेगा कि ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन ये मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। क्योंकि यही मेथड आपको, रेशियो मेथड आपको, प्रतिशत हो चाहे आपका लाभ हानि हो चाहे कोई भी चैप्टर प्रतिशत संबंधित हो, वो आपको इसी मेथड से बताया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यक्स मान लिया जाए तो बड़ा लंबा हो जाता है, यक्स में कभी कभी फंस जाते हैं, लगाते रहिए, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका चीनी का मूल्य। देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ी सी समझने की बात है, इसके बाद तो ये सब आसान है। देखिए चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया। देखिए मूल्य, है ना। दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन और हम बताएंगे आगे चलकर कि कैसे होता है। चीनी का मूल्य 20% घट गया, है ना। इसका मतलब है यह अब है, या ऐसे कर लीजिए यह पहले, है ना, और यह ऐसे होता है ना। 20% घट गया मतलब 20%, 20% का रेशियो कितना है भाई, 1/5। देखिए 1/5 है ना, तो 1/5 यानी 20/100 कर लेंगे तो 1/5 आएगा, है ना। चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया। पहले यानी चीनी का मूल्य कितना था, 5, है ना। अब घट गया मतलब एक घटा देंगे तो अब क्या हो गया, 4, है ना। फिर आगे प्रश्न पूछा है ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो हम करेंगे कि यहाँ पर उपयोग कर लीजिए, उपयोग, है ना, ठीक है। और खर्च को आप क्या कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण बताएं, हम जानते हैं कि मान लीजिए चीनी 40 रुपया किलो है, हम जानते हैं, और हम घर यानी यहाँ घर से निकले और 40 रुपया लेकर गए और दुकान पर जब पहुँचे तो हमें पता चला कि भाई चीनी का दाम घट गया, है ना। तो अब बताइए कि 40 रुपया में जहाँ 1 किलो मिल रहा था, तो चांदी का जो है चीनी का दाम जब घट गया तो हमें जो है कि 40 रुपया में ही चीनी का मात्रा अधिक मिल जाएगा। यदि अगर हम यहाँ से 40 रुपया लेकर गए, चीनी का दाम बढ़ गया तो 40 रुपया देंगे उसे, तो चीनी जहाँ 1 किलो देता था वहाँ 1 कम कर देगा, है ना। तो ये क्या होता है, यानी हम कहते हैं कि चीनी का दाम या किसी भी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो जो है कि जो उपयोग है यानी जो वस्तु है वह कम प्राप्त होगा, कम मिलेगा हमें। यानी दाम अगर घटेगा तो जो वस्तु है वह अधिक मिलेगा। आप समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसका हम उल्टा करेंगे, इसका हम उल्टा करेंगे। जो 4 यहाँ लिखे यहाँ कर दीजिए और 5 यहाँ कर दीजिए, है ना। अब इसको देखिए थोड़ा सा, पहले अगर मान लीजिए कि पहले 5 रुपया था, 5 रुपया किलो चीनी मिल रहा था। अब ऐसा नहीं सोचिएगा 5 रुपया किलो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम समझा मान रहे बस कि पहले 5 रुपया किलो चीनी मिलता था, तो हम जो है कि
4 मिलता था चीनी। 5 रुपये किलो जब चीनी था तो हमें 4 केजी चीनी मिलता था। अब वही दाम घटकर जो है कि 4 रुपया किलो हो गया, तो चीनी क्या हो गया भाई, चीनी की मात्रा अधिक मिल गई, यानी 5 केजी हो गया। देखिए अब यही है मात्रा, इसको उपयोग से बढ़िया मात्रा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले जब दाम अधिक था तो चीनी कम मिल रहा था, अब दाम कम है तो चीनी अधिक मिल रहा है। तो कितना अधिक मिल रहा है, देखिए खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे जितना रुपया यहाँ लगे थे उतना रुपया यहाँ, चाहे वो 1-1 लिखिए, चाहे 100-100 लिखिए, कुछ भी लिखिए, बराबर होना चाहिए बस, है ना। तो अब देखिए मात्रा में कितनी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पूछा है याद कीजिए, उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, व्यय जितना पहले करता था उतना अब भी कर रहा है ना। तो पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए कितना, पहले 4 चीनी मिलता था, अब 5, है ना। 4 केजी 5 केजी, मतलब केजी कहिए चाहे ग्राम कहिए, क्योंकि केवल आपको यह समझना है बस। तो पहले 4 मिलता था 5, तो कितना अधिक मिल रहा है, 1 अधिक मिल रहा है, देखिए 4 से 5। और जो पहले होता है यानी किससे अधिक मिल रहा है, 4 से अधिक मिल रहा है, किससे अधिक मिल रहा है, 4 से, है ना। तो 1/4। अब 1/4 का हम रेशियो है या प्रतिशत जानते हैं, 1/4 का कितना होता है, 25%, या 1/4 में हम गुणा कर लीजिए 100 का, तो 4 का भाग देंगे 100 में, तो हमारे पास 25% आ जाएगा, है ना। यानी कि चीनी की मात्रा कितनी बढ़ गई भाई, 25%, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, है ना। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो सामान लेते हो उस पे, उस पैकेट पर या जो भी सामान है उस पे लिखा रहता है मार्क प्राइस, है ना, यानी अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य वह होता है जिस पैकेट या जो सामान लेते हैं उस पे लिखा रहता है। और एक क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जिसे हम CP कहते हैं, कास्ट प्राइस, है ना। यह बात समझिएगा। तो क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है ना। क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य, जो ओरिजिनल मूल्य है, जो ओरिजिनल मूल्य है, तो 20% कम है। 20% का रेशियो कितना है भाई, 1/5। 20% कम है मतलब 1/5, ठीक है। तो देखिए एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य अगर 5 था तो अंकित मूल्य कितना है, 20% कम, मतलब 1 कम, है ना, 4, है ना। अब देखिए यानी क्रय मूल्य 5 रुपया और अंकित मूल्य 4 रुपया। भाई दुकानदार खरीद कर कुछ सामान लाता है और उस पैकेट पर लिखा है दाम, जितना खरीदा है उससे कम लिखा है उस पैकेट पर, है ना। अब वो बेचेगा तो जो खरीदने आएगा तो कहेगा, मान लीजिए 4 रुपया कोई सामान, उस पर 4 रुपया लिखा है और 5 रुपया बेचेंगे, तो लोग कहते हैं कि अरे अंकित मूल्य तो इतना है, उस पर तो इतना लिखा गया है ना। तो अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य 5, अंकित मूल्य 4 रुपया, है ना, जो पैकेट पर लिखा होता है, ठीक है। खरीदा गया है कितने में, 5 में। दुकानदार को घाटा होगा अगर अंकित मूल्य पर देगा, तो अंकित मूल्य पर देगा तो दुकानदार को घाटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। तो भाई अंकित मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 5, जो कि क्रय मूल्य किसको पता होता है, केवल और केवल दुकानदार को पता होता है ना। वो अलग बात है, दुकानदार दुकान चलाने के लिए जो है कि खरीद कर 5 रुपये का लेकर आए, पैकेट पर लिखा है 4 तो 4 में बेच दे, लेकिन घाटा होगा उसे, है ना। तो अब यहाँ से देखिए क्या है कि न लाभ हो न हानि हो, वह कितने प्रतिशत अधिक में बेचे भाई। तो देख रहे हैं कि उसको न लाभ हो न हानि हो, अगर 4 बेच देगा तो हानि हो जाएगा, तो हम 5 पर बेचेगा जब, यानी 1 रुपया बढ़ाएगा, है ना, किससे, 4 से, अंकित मूल्य से, है ना। तब जाकर उसे न लाभ होगा न हानि होगा, है ना।
न लाभ होगा न हानि होगा। तो 1/4 का हम जानते हैं कितना होता है भाई, 1/4 का 25%, यानी 1/4 यानी 1/4 में 100 करेंगे तो 25%, यानी कि वह क्या करे कि कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, तो 25% अधिक में बेचा जाए इस अंकित मूल्य से, तो हमारा जो है कि क्या होगा 25% आंसर आएगा, जिसकी न लाभ होगा न हानि। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, है ना। देखिए एक है रहीम और एक है करीम, ठीक है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50%, मतलब 50% का रेशियो क्या होता है 1/2, है ना। 1/2, 50 गुणे 1/100, मतलब 1/100, तो 1/2। देखिए यहाँ पर बताए हम 50%, 1/2, ठीक है। तो देखिए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, करीम की ऊंचाई से, तो करीम की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2, है ना। तो रहीम की ऊंचाई क्या है, कम है ना। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, मतलब करीम की ऊंचाई से 50%, यानी करीम की ऊंचाई 2 है, तो 1 कम कर दीजिए तो रहीम की ऊंचाई 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत ऊंचा है ना। करीम रहीम से, तो देख रहे हैं कि करीम रहीम से 1 ऊंचा है ना। और रहीम से, जिससे पूछा था से, वह बटे में होता है और गुणे 100, है ना। मतलब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 100% ऊंचा है। देखिए यह अगर थोड़ा सा जब पहले की बात सोचेंगे तो हम लोग यही अक्सर सोचते हैं, जब नहीं जानते हैं, जब कहीं नहीं होता तो हम लोग सोचते हैं कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, है ना। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो भाई करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से 50% अधिक होगा, यही सोचते हैं हम लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझिए कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, मतलब 50% का जब हम रेशियो निकाले तो 1/2 आया, तो हम क्या लिखे, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, मतलब 2, है ना। करीम की ऊंचाई कितना है 2, क्योंकि लिखा है करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, यानी कि बटे वाला जो है करीम है, तो करीम 2 है, तो रहीम कितना हो जाएगा 1 कम कर देंगे तो रहीम हो जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। फिर ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत ऊंचा है, कितने प्रतिशत ऊंचा है, तो करीम कितना ऊंचा है 1, और रहीम से बटे 1 गुणे 100, यानी 100% ऊंचा है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। मान लीजिए 2 राशि है, एक राशि यह है ए और एक राशि है बी, है ना। 30% कम हो गई, 30% का मतलब है यह, और 30% को हम 30 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3/10। इसका रेशियो कितना आ गया 3/10। कोई जरूरी नहीं है जितना बताया गया उतना है, आप जो है कि किसी का भी रेशियो बना सकते हैं, आप किसी भी प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत दिया गया होगा उसको रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। तो 3/10 रेशियो आ गया इसका। अब कहा है कि 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। मान लीजिए एक राशि यह बी है जो कि 10 थी, और ए 30% कम हो गई, मतलब 3, अब 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ गया। तो पूछा है दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, है ना। तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत, देखिए यह 10 है या 7 है, तो 3 अगर बढ़ाएंगे, है ना, किस पे 7 से, 7 जहां है वह 10 करना है, तो 3 बढ़ाएंगे किस पे 7 पर, तब हमारे पास जो है कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त होंगे। 3/7 गुणे 100, मतलब 300/7। अब देखिए अब हम इतना नहीं करेंगे 3/7 का, डायरेक्टली आप जो है कि क्या करेंगे 7 का भाग इसमें 100 में देंगे,
तो आपका आ जाएगा। लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि 3 का गुना 100 में 300/7 बराबर 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 6, तो 6/7 यानी 42 सही 6/7% बढ़ाया जाए तो गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उदाहरण प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न में उदाहरण आज हम लोग समझे। इसको जो है कि कई बार देखने का प्रयास करिए, समझिए, किताब में से क्वेश्चन को समझिए और अभ्यास प्रश्न लगाने का प्रयास करिए। पहला टॉपिक प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न के अभ्यास में से जितना भी प्रश्न है उसको लगाने का प्रयास करिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न में जो अभ्यास के प्रश्न है उसको, फिर अगले वीडियो में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है उसको हल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम जितने भी प्रतिशत के टॉपिक हैं ये यादव मैथ बुक्स में उसको पूरे के पूरे हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।